सच में पुरुष को बदलते देर नहीं लगती। यह वही सुदूर था जिसे मैंने हर हाल में स्वीकारा। चाहती तो शादी से इनकार सकती थी, पर मैंने अंतर्मन तो गवारा न था। इंगेजमेंट में 1 महीने बाद सुधीर का पैर एक एक्सीडेंट में कट गया। भाभी ससुर ने संदेश भिजवाया कि क्या मैं सुधीर से इस स्थिति में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा दुविधा में थे। लड़के की सरकारी नौकरी थी, देखने सुनने में खूबसूरत था। अब नियति को क्या कहें, पैर कटने को लिखा था तो कट गया। फिर भी मुझ पर उन्होंने जोर नहीं डाला। मुझे अपने तरीके से फैसले लेने की छूट दे रखी थी। दुविधा में तो अब मैं भी थी, जिससे मेरी शादी होनी थी। कल तक तो वह ठीक था, आज उससे ऐब आ गया था, तो क्या उस पर साथ छोड़ना उचित होगा। कल मुझ में भी शादी के बाद ऐसा कोई ऐब आ जाए और सुधीर मुझे छोड़ दे, तब मैं दुविधा में उबरी और मन को पक्का कर सुभरी से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के कुछ साल आराम से कटे और सुधीर ने कृत्रिम पैर लगवा लिए था। इस तरह वह कहीं से आने जाने में असमर्थ हो गया। मुझे अच्छा लगा कि चलो सुधीर के मन से हीन भावना निकल जाएगी कि वह अक्षम है। 5 साल गुजर गए। काफ़ी इलाज के बाद मैं भी माँ न बन सकी, तो मैं गहरे और साध में डूब गई। कहने को भले ही सुधीर ने कह दिया था कि उसे बाप ना बन पाने का जरा भी मलाल नहीं है, लेकिन मैंने उससे चेहरे पर उस पीड़ा का एहसास किया जो बातों बातों में अक्सर उभर कर सामने आ जाती। एक दिन मुझसे रहा ना गया। कह बैठी, अगर ऐतराज ना हो तो मैं एक सलाह दूं। क्या? क्यों ना एक हम बच्चा गोद ले लें। यह सुनकर सुधीर उखड़ गया। मुझे अपना बच्चा ही चाहिए, वह शायद ही असंभव हो। मैंने दबे जवाब ने कहा। बिना कोई जवाब दिए सुधीर वहाँ से चला गया। मेरा मन तिक हो गया। वह भी कोई तरीका है अपना नज़रिया रखने का। सुधीर की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी कि मिल बैठकर कोई सामर्थ्य हल निकालने की जगह वह दकियाना उसी व्यवस्था से चिपकते रहना चाहता था। मैंने महसूस किया कि सुधीर ने सब पहले वाली बात नहीं रही। वह मुझसे कम ही बोलता, देर रात तक टीवी देखता या फिर देर रात तक घर लौटता। मैं पूछती तो यही कहता, अकेले घर काटने को दौड़ता है। अकेले कहाँ हो तुम? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रही? सुधीर टाल जाता। मेरी बात त्योरिया चढ़ जाती। तुम्हें शर्म नहीं आती जो पत्नी को अकेले छोड़कर देर रात घर आते हो? शर्म तुम्हें आनी चाहिए जो मुझे वंश चलाने के लिए एक बच्चा भी ना दे सकी। सुनकर मैं बेहोशी हो गई। एक औरत सिर्फ बच्चा जनाने के लिए ब्याह कर लाई जाती है। क्या यह सिर्फ ज़रूरत की वस्तु होती है? ज़रूरत की कसौटी पर खरी उतरी तो ठीक है, नहीं तो फेर लिया मुंह। बहरहाल अपने ससुराल पर मैंने नियंत्रण रखा और कोशिश की कि अपनी कमजोरियों को ना जाहिर होने दूँ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे पूरा हक है यह जानने का कि तुम देर रात तक क्या करते हो। अच्छा तो अब समझा। सुधीर के चेहरे पर व्यंग्य के भाव तीर आए। तुम्हें जलन हो रही है ना कि मैंने कहीं दूसरी तो नहीं रख ली है? रख सकते हैं आप कोई नई बात नहीं होगी मेरे लिए, तो क्यों पूछताछ करती हो? सोच लो कि मैंने रख रखी है। भले ही यह कथन झूठा हो तो भी इससे सुधीर की मंशा समझ में आ ही गई। वह चला गया, पर एक ऐसा दंश दे गया जिसकी पीड़ा ना भूल मेरे अंतम्स को देर तक भेजा गया। अकेले में सुबकने लगी। कैसी कोई पुरुष इतना बदल सकता है? 5 साल जिस्म के साथ सुख दुख समझ लिया, वह एकाक कैसे निर्मोही हो सकता है? लाख कोशिशों के बाद भी मैं एक सवाल का जवाब न दे सकी। किसी तरह से मैंने अपनेपन को संभाला। आज सुधीर ने एक दूर के रिश्ते की मामी की लड़की सुनीता आने वाली थी। बिना बाप की लड़की थी। ऐसे बीएड करना था। एक लिहाज से तो वह 1 साल रहेगी। हालांकि सुधीर के माँ बाप ना भव सिकोड़ रहते थे। दीदी बिन बाप की बेटी थी। तुम लोग चाहते तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके बल पर उस पर ब्याह कर सकूं। पढ़ाई लिखाई का ही भरोसा है। पढ़ लिख कर कम से कम अपना पेट पाल तो सकेगी। कहकर मामी रोआंसी हो गई।
मेरे सास ने उन्हें ढाढ़स बढ़ाया। मेरी सास सुधीर की तरफ मुखातिब हुई। सुधीर, तुम सुनीता को उस पर स्कूल दिखा दो। बेटा, यहाँ आने जाने का कोई रिक्शा तो मिल जाता होगा। मामी जी मुंह बनाकर बोली, नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ कर आऊँगी। सुधीर ने एक नज़र सुमिता पर डाली तो वह मुस्कुरा दी। यही सोचकर आई थी कि यहाँ सुनीता को कोई परेशानी नहीं होगी, तुम सब लोग उसे संभाल लोगे। मामी जी भावुक हो उठी। वो आगे बोली, सुनीता के पापा के जाने के बाद तुम आगे के सिवा मेरा है ही कौन। रिश्तेदार ने सहारा ना दिया होता तो मैं कब की टूट चुकी होती। यह कहकर वह शुभ करने लगी। सुनीता ने उन्हें डांटा। हर जगह अपना रोना ले बैठ जाती थी। क्या करूं मैं, अपने पन को रोक नहीं पाती। आज मेरे पापा जिंदा होते तो मैंने इतनी भागदौड़ न करनी होती। आप कोई गैर थोड़ी ही हैं। जीजा, हम सब सुनीता का वैसा ही ख्याल रखेंगे जैसे आप उस पर घर पर रखती हैं। मेरी सास ने तसल्ली दी कि आंसू पोंछने लगी। 2 दिन रहकर मामी जी बरेली चली गई। सुनीता ने सुनीता को उस पर कॉलेज दिखाया और दाखिल करवा दिया। उसकी ज़रूरत का सामान खरीदा। निश्चित रुपए सुधीर ने खर्च किए होंगे। मुझे कोई ऐतराज़ न था, मगर इस बहाने वह सुनीता का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा। उसने खाने पीने से लेकर छोटी छोटी ज़रूरत के लिए भी वह हमेशा मोटरसाइकिल स्टार्ट किए रहता। पत्नी से ज़्यादा गैर को तवज्जो देना मेरे लिए ऐसे हिंता था। मेरे साथ भी उसी की होकर रह गई थी। न जाने माँ बेटे के बीच क्या चल रहा था। एक दिन मुझसे रहा न गया तो मैंने बोल पड़ी, सुनीता क्या मुझसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली है तुम्हारे लिए? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह बिना बाप की बेटी है। सुधीर बोला, तो क्या बाप की भूमिका निभा रहे हो? मैंने व्यंगन किया। तमीज़ से बात करो। वह उखड़ गया। चिल्लाओ मत। मैंने भी अपना स्वयं ऊंचा कर लिया। वह संभल गया। आहिस्ता बोलो। अब आए रास्ते पर यह मत समझना कि तुम कुछ भी करोगे और मैं चुप तमाशा देखती रहूँगी। क्या किया है मैंने? अपने दिल से पूछो। वह अनजान बनने की कोशिश करने लगा। मासूम बनकर सुनीता को बरगने लगा। मुझे नहीं, मैंने पुरुष की तरफ मनसा से वाकिफ़ हूँ। पिछले 1 हफ्ते से नैपिक लेने के लिए कह रही हूँ। लाए? मैं भूल गया था। आजकल तो वैसे सिर्फ सुनीता की ज़रूरत के अलावा कुछ याद नहीं रहता तुमको। बराबर उसका नाम मत लो, वरना। सुधीर ने दांत पीसे बात बढ़ती देखकर कमरे से बाहर निकल गया। कायर पुरुष की यही पहचान होती है। वह मुंह छिपाकर भागने में ही भलाई समझते हैं। सुधीर अपनी माँ के कमरे में आया। बहुत बदतमीज है। मेरी सास बोली, 4 दिन के लिए आई है, उसे भी चैन से रहने नहीं देती। वह क्या सोचेगी? सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। न जाने क्या सोचकर वह थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे में आई। क्यों बहू, तुम्हारे संस्कार यही सिखाते हैं कि अर्थी के साथ बुरा सलूक करो। आपका बेटा अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है? क्या आपने जानने की कोशिश की? क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? कुछ भी तो छिपा नहीं है। आपसे सुनीता को सिर माथे पर बिठाया जा रहा है। कहीं मेरी तरफ ताकने तक की फुर्सत नहीं है किसी के पास। यह तुम्हारा वहम है। हकीकत है मान जी, हकीकत ही सही। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। सुनीता को मैं यहाँ लाई, बेवजह उसे बीच में से मत घसीटो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि पति पत्नी के बीच रिश्ते की डोर औलाद से मजबूत होती है। और क्या यह संभावना सुनिश्चित से देखी जा रही है? बेशर्मी कोई तुमसे सीखो। बेशर्म तो आप हैं जो अपने बेटे को सह दे रही हैं। मैं भी कुछ छिपाने के लिए मूड में नहीं है। ऐसा ही सही, तुम्हें रहना हो तो रहो, रहूँगी तो मैं यहीं। देखती हूँ मुझे मेरा हक से कैसे वंचित करता है। अति भावुकता से चलते मेरी रुलाई फूट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी। एक मैं ही थी जो यह जानते हुए भी सुधीर विकलांग है उसे अपनाना अपना धर्म समझा। वही सुधीर मेरे बांझपन को अपनी बड़ी विकलांगता समझ रहा है कि मुझसे छुटकारा पाने तक की सोचने लगा। मेरी जल्दी बदल गया था। सुधीर वह वही सुधीर है जिसने सुहागरात वाले दिन मेरे माथे को चूम कर कहा था, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसे विशाल हृदय वाली
जीवन संग ही मिली। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कभी अपनी तरफ से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज सुधीर इतना गिर गया था कि उसे रिश्तों की मर्यादाएं पर कभी ख्याल नहीं रहा। माना कि दूर के रिश्ते की मामी की लड़की है सुनीता, पर जब नाम दे दिया तो उसे निभाने का भी संस्कार माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया है कि सब जानते हुए भी अनजान बनी है। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, भैया ने बुलाया तो मायके जाना पड़ा। एक बार सोचा और अपनी पीड़ा कहकर मन हल्का कर लो, पर हिम्मत ना पड़ी। पापा तनावास ग्रह होंगे, पर भाभी की नज़रें में मेरी पीड़ा छिप न सकी। वो एकांक पाकर मुझसे पूछ बैठी। पहले तो मैं तो टामले टोल किया, आखिर कब तक। मेरी हकीकत मेरी आंसुओं ने बेपर्दा कर दिया। रात भैया से उन्होंने खुलासा किया, वे क्रोध से भर गए। उनका क्रोध करना वाजिब था, कोई भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता। रात ही वे अपने कमरे में जाने वाले थे, पर भाभी ने मना कर दिया। सुबह नाश्ते में उसने सुधीर को जिक्र छोड़ा, तू अब उससे पास नहीं जाएगी। फ़ोन लगा कि मैं बेहद से अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने किसी तरह से उसे मनाया। 1 महीने रह के मैं जब वापस भरे मन से ससुराल जाने लगी तो भाभी मुझे सीने से लगाते हुए बोली, दीदी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। भाभी को माँ का दर्जा यूँ ही नहीं दिया गया है। मैं खुद नहीं खाऊंगी, पर आपको भूखा नहीं रखूंगी, ये मेरा वादा है। नहीं पटे तो निसंकोच यही आएगा। मैं कोशिश करूंगी भाभी कि मैं यही सही रास्ते पर ले जाऊं। भरे कांट से मैं बोली। ससुराल में आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुनीता की मांग में सिंदूर भरा था, तो क्या सुधीर ने सुनीता से शादी कर ली? सोचकर मैं सिहक गई। मैं तेज़ी से चलकर अपने कमरे में गई। देखा सुधीर लेटा हुआ था। उसे झकझोर कर उठाया। यह मैं क्या देख रही हूँ? सुनीता की शादी कब हुई? कौन है उसका पति? पहले तो सुधीर ने नज़र चुकाने की कोशिश की, पर ज़्यादा देर तक हकीकत ना पर्दा न डाल सका। बेशर्मों की तरह बोला, तुम जो समझ रही हो वह सच है। सुनीता ने तुमने शादी कर ली। हाँ, मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम इसे चाहे जिस रूप से लो, पर उस पर अच्छी तरह जानती हो कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरी सहमति लेना तुम्हें मुसीबत नहीं समझा। क्या तुम देती? हो सकता था मैं दे देती। सुनकर सुधीर खुश हो गया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कहकर जैसे ही सुधीर ने मेरे करीब मुझे अपनी बाहों में भरकर प्यार जताने का नाटक दिखाना चाहा, मैंने उसे झटक दिया। मेरे क्रोध की सीमा ना रही। मुझसे ना रोते बन रहा था, ना हंसते। किसी तरह खुद को संभाला। अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता था। वैसे भी हमेशा पुरुषों की ही चलती है, लिहाजा मैंने परिस्थितियों से समझौता करना मुंसिब समझा। फिर भी सुधीर को औकात बताने से ना चुकी। सुधीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बांझ शब्द एक स्त्री के लिए गाली से कम नहीं होता। फिर उस स्त्री के लिए तो ज़्यादा तो इस कलंक के साथ अभिज्ञान सिर्फ जीवन जीने के लिए मजबूर हो। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने सुमित से शादी की। दुख इस बात का है कि तुमने मेरी पीठ से छुरा होगा, मेरा विश्वास का कत्ल किया। यही काम तुम मुझे विश्वास में लेकर कर सकते थे। सुधीर, अगर तुम्हारी विकलांगता को खामी समझकर मैंने तुमसे शादी से इनकार कर दिया होता, तुम मुझे किस रूप से लेते? सुधीर ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा मैंने व्यर्थ का सवाल उठा दिया है। जिसका चरित्र दोगला हो वह भला यह सब सुविचार क्यों करेगा? खैर, यह समाचार मेरे मायके तक पहुंचा। भैया मेरे ससुराल आते ही गरजे, कहाँ है सुधीर? मैंने उसे बराबर करके छोड़ूंगा। सरकारी कर्मचारी हो या उसके हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की। मैंने भैया को किसी तरह शांत करने की कोशिश की कि मैं चुप रहने वाला नहीं। पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, इसके अफसरों से शिकायत करूंगा। दर की ठोकर न खिलवाई तो मेरा नाम नहीं सुधीर। सुधीर चुपके से निकलकर बाहर चला गया। मेरा सांस आई भसाड़ निकली थी। अब मेरी भी सुनिए। सुनीता बिन बाप की बेटी है। सुधीर ने सिर्फ सहारा दिया है। जो बोली, अपनी बेशर्मी को सहारे का नाम मत दीजिए।
एक तो सहारा दिया और दूसरे को बेसहारा किया। भैया ने व्यंग्य किया, आरती को क्या किसी ने घर से जाने के लिए कहा है? सास बोली निकल ही जाएगी। भैया बोली उसकी मर्जी, पर ना मैं चाहूँगी ना ही सुधीर की वह इस घर में जाए। उसका भी जो दर्जा है वह बना रहेगा। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। भैया मेरी तरफ मुखाबित हुए, आरती तुम सामान बांधो, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। नहीं भैया, मैं ससुराल छोड़ने वाली नहीं। आज भी हमारा समाज किसी बेहारता को मायके से स्वीकार नहीं करता। मैं कहते कहते भावुक हो गई। मैं ससुराल की चौखट पर ही दम तोड़ना पसंद करूंगी। अगर मायके नहीं जाऊंगी। भैया की भी आंखें भर आई। रूढ़िवाद समाज के क्या लड़ना आसान है। गोत्र के नाम पर पति पत्नी को भाई बहन बता दिया जाता है। ऐसे जड़ समाज से परिवर्तन की उम्मीद करना रेगिस्तान में पानी तलाशने जैसा है। भैया की चरण भूमि लेते समय मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं कमज़ोर औरत नहीं हूँ, अपने अस्तित्व के लिए कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। फिर भी उन्होंने मुझ पर इसलिए अस्तित्व किया कि अगर चाहोगी तुम्हारे लिए मायके के दरवाजे हमेशा के लिए खुला रहेंगे। भैया के जाने के 2 घंटे बाद सुधीर आया। आते ही टेकड़ी दिखाने लगा। मैंने भी जता दिया कि वह अपनी औकात में रहे। सुधीर ने मुझे अलग रहने के लिए एक फ्लैट खरीद कर दिया। पहले तो मैंने सोचा कि कहीं रहकर अपने हक के लिए लड़ती रहूँगी। कभी उसके खिलाफ कोर्ट भी जाने की इच्छा हुई, पर तब सोच कदम पीछे कर लेती। मेरी उससे फ़ायदा क्या होगा? बहुत हुआ उसकी नौकरी जाएगी, जेल जाएगा। वह हर महीने मुझे इतने रुपए दे जाता था कि मेरा खर्चा आसानी से चल जाता। सुनीता पर दया आती तो अलग से मेरी सास और सुधीर ने बरगहाल जो दिया हुआ उसे मैंने नीति का चक्र मानकर स्वीकार कर लिया। मैंने समय काटने के लिए बहुत एक स्कूल में नौकरी कर ली। समय धीरे धीरे सरकने लगा। सुधीर से मेरा संबंध सिर्फ महीने के खर्च लेने के अलावा कुछ नहीं रहा था। सुनीता ने मोहपास में बंधे सुधीर को मेरी कोई फिक्र न थी, ना ही मुझे कोई आदमी से मेरा कोई ताल्लुक़ रखना था। एक दिन उसने बड़े भरे मन से खुलासा किया कि मेरे जीवन में बाप बनना ही नहीं लिखा है। जिस सबर से उसने कहा, मुझे उससे सहानुभूति हो गई। जो भी हो वह मेरा पति है। चाहती तो व्यंग्यवाद से उस पर हद छलनी कर सकती थी, पर पीछे लौटकर मैं अपने ही जख्मों को कुर्बान नहीं चाहती थी। मेरे जीवन में नीति ने जो कुछ दिया वह मिला। अब मैं क्यों बेवजह किसी को कोसूं? फिर भी पूछ बैठी, क्या हुआ? सुनीता को खून में इन्फेक्शन है। डॉक्टर का कहना है कि अगर वह माँ बनेगी तो निश्चय ही उसे विकलांगता बच्चा पैदा होगा। सुनकर मुझे अफसोस हुआ। सुधीर से ज़्यादा कोई सुनीता के लिए हुआ। उस बेचारी का जीवन खराब हुआ। सुधीर ने 2 जिंदगियां बर्बाद की। काश वह मेरी बात मानकर किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेता तो हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाता और उस बच्चे का जीवन सुधर जाता। संसार चुप्पी के बाद सुधीर आगे बोला, आरती किस मुंह से कहूँ? कहने के लिए बचा ही क्या है? मैं समय से पड़ गई। सुधीर आखिर कहना क्या चाहता है? सुधीर के दोहरे चरित्र से तो मैं वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए सहक गई। मैंने ज़्यादा जोर नहीं डाला। आखिरकार उसने ही कहना पड़ा, क्या हम फिर से एकासत नहीं रह सकते? सुनते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर चल पड़ा। जी मैं आया कि अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दूं। मेरा अनुमान सही निकला। सुधीर का दोहरा चरित्र एक बार फिर से जाहिर हो गया। किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए मैंने उससे सवाल किया, इस हमदर्दी की वजह? हमदर्दी नहीं, हक। यह सुधीर की बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। स्त्री व पुरुष के मेल स्वभाव में यही तो फर्क होता है। तभी तो सारे व्रत जैसे करवा चौथ, तीज सिर्फ औरतें से करवाए जाते रहे। हमारे धर्म के ठेकेदारों ने पुरुष को खुला कांड बना दिया। वही औरतों की ममता को 1000 बांधों में बांधकर उन्हें पंगु कर दिया। पर मैं भावुकता में नहीं रही। जब सुमिता को ले आए तब तक का हक का ख्याल नहीं आया। मैं भटक गया था। बड़ी मासूमियत से वह बोला, अब गवाली सुधारना चाहते हो? वह चुप रहा। मैं उसके चेहरे पर पल पल बदलते भावों की बबूसी पड़ रही थी। व्यर्थ बहस में पढ़ने से अच्छा मुझे सब कुछ जानना उचित लगा। वह बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम टेक्स्ट ट्यूब तकनीक से
माँ बन जाओ। मुझे हंसी सूझी, साथ में रंज भी हुआ। वह हस्त प्रस्त मुझे देखने लगा। तीसरा शादी कर लूँ, मुझे राय में यही ठीक रहेगा। औरतें मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। माफ़ कर दिया तो क्या तुम? उसका चेहरा खिल गया। जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा होगा तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तमाम कोशिशों के बाद भी जब उसके दाल नहीं गली तो भरे कदमों से चलकर फटाल की तरफ बढ़ गया। मुझसे रहा ना गया, अपने मन की बात कह दी। सुधीर, सौतन लाकर तुमने पत्नी के अस्तित्व को गाली दी है। तुम्हारे बाप बनने की हसरत कभी पूरी नहीं होगी। उसके जाते ही बिस्तर पर पड़कर मैं फुट फुट कर रोने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।